एक अपना रिवीजन कर लें कि क्या हो रहा है भाई, दुनिया में नजर रखनी है। पहला क्या हुआ था, पहली घटना वो प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, ये पहली घटना थी। और पेरिस शांति सम्मेलन में शांति का जुगाड़ तो हुआ नहीं, यहां हो गई वर्साय की संधि। ठीक है, ये सब कब चल रहा है, 1919। ठीक है, एक तो महत्वपूर्ण घटना हमारी हो जाती है ये जो हम लोगों ने देखी। ठीक है, पहली महत्वपूर्ण घटना, और पहली महत्वपूर्ण घटना का जो एक आउटकम है या जो परिणाम निकल के आया सामने, वो आया वर्साय की संधि के रूप में। ठीक, याद है सबको, ये कहानी सबको याद हो गई, वर्साय की संधि हो गई। ठीक है ना, करेंगे डाउट सेशंस वगैरह, और इसके सब पीवाईक्यूज वगैरह भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, पहले हम लोग जल्दी जल्दी से द्वितीय विश्व युद्ध तक कहानी खत्म कर लें। इग्नू की बुक बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत सुंदर किताबें हैं भाई, इग्नू देख लिया। जीते हुए लोग नहीं बल्कि हारे हुए लोग भी बेहद, केवल हारे हुए लोग नहीं, जीते हुए लोग भी। ठीक है ना, अभी आएगा बेटा रोहित, रूसी क्रांति का भारत और विश्व पर जो प्रभाव है उस पर बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वो जो डर है उसको देखना है। ठीक है, वो कहानी तो अब चलती ही रहेगी, शीत युद्ध तक ये कहानी नहीं, अभी आकृति मिल जाती। हुआ एक, हुआ जर्मनी जो पराजित है, और दूसरा एक देश है इटली जो पराजित है, जो विजित है यानी जो जीता है, और तीसरा एक देश है जापान जो जीता है। अब जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बनी, उन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में ये तीन देश हैं जो अलग अलग वजहों से खींचे हुए हैं। ठीक है, बुरी तरीके से खींचे हुए हैं, और इनकी खींच के बीच से ऐसा होगा कि बहुत जल्दी लगभग वही परिस्थितियां वापस उभर के आ जाएंगी जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में फासीवाद, ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, और इटली में फासीवाद का उदय, और जल्दी ही विश्व जो है वापस उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अब तो टाइमलाइन पे खेल लो, ठीक है ना, टाइमलाइन पे खेल लो, एकदम अच्छा है। अगर नोट्स देखो, जो मैं मॉडर्न इंडिया के लिए कहता था वो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नहीं कह रहा हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल है, इसको सरल करके समझना जरूरी है, एक ओवरव्यू लेना जरूरी है। इसलिए मॉडर्न इंडिया के नोट्स में लगभग 95% आपका काम हो जाता है। 2 4 5 10 फैक्ट्स अगर कहीं कहीं से लाने पड़ेंगे तो ले आओ, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते समय आपको कुछ ना कुछ साथ में पढ़ना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप पीडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल पढ़िए, या आप इग्नू पढ़िए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी किताबें हैं, सबको पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, हाँ, इसको लिखना है बेटा, लिखते रहो। ठीक है आकाश, इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, बहुत ही सुंदर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए पढ़ना। सब समझ में आएगा अंकित, मुझे कमेंट्स से मुक्ति दोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि उधर फोकस तो कर पाऊं। तो यहां पर क्या होगा कि हमको थोड़ा सा टाइमलाइन से खेलना है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 से, खत्म हुआ 1918 में। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा 1939 से और खत्म होगा 1945 पर। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, और पेरिस शांति सम्मेलन में जिस तरीके का व्यवहार साम्राज्यवादी देशों ने जर्मनी के साथ किया, मित्र देशों ने जर्मनी के साथ किया, उसकी वजह से कहा जाता है कि 1914 से लेकर 1945, 14, ठीक है, तो 14 से 24, 34, 44, यह कहा जाने लगा कि दरअसल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो कुछ भी हुआ वो एक 30 वर्षीय युद्ध है। यानी यह युद्ध तो कभी रुका ही नहीं है, 30 वर्षीय युद्ध। कब से कब तक? 1914 से 1945। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, समझने की कोशिश करो, यही प्रश्न है। ये क्या हुआ? 30 वर्षीय युद्ध हो गया। ये कुछ लोगों का कहना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध की संभावनाओं को समाप्त नहीं किया, वरन द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन ने शांति की स्थापना नहीं की, वरन द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अशांति के बीज रोपित कर दिए। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध और उनके बीच के घटनाक्रम से यह कहा जा सकता है कि यह दरअसल एक 30 वर्षीय विश्व युद्ध था, या अगर हम देखें 18 से 39, लगभग 20 साल, या कहें कि 20 वर्षीय युद्ध विराम था 1918 से 1939। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच
20 वर्षीय युद्ध विराम था, विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ। इस पर्सपेक्टिव से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है जो आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया। और इन दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया में पहला काम तो हमने क्या देखा कि वही हो रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले हुआ था, यानी एक जो देश है जिसको बुरी तरह से पराजित कर दिया गया है, और वह है जर्मनी। जर्मनी धीरे धीरे अपने समर्थक जुटाएगा और अपना गुट बनाएगा। जर्मनी को रोकने की कोशिश करने वाले धीरे धीरे जर्मनी के खिलाफ एक गुट बनाएंगे, यानी जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पहले गुट गुट होने लगा था, वैसे यहां पे फिर से गुट गुट होने लग जाएगा। दो खेमे, दो कैंप्स वहां पर बन जाएंगे, ठीक है बच्चे। 1914 से लेकर 1945, आशीष 1914 से 1945 जब विश्व युद्ध खत्म हुआ है, तब तक का पीरियड 30 वर्षीय युद्ध, ठीक है। तो एक घटनाक्रम तो ये है, अभी इस पर वापस आएंगे हम लोग। यहां पर क्या हुआ कि जर्मनी के अंदर नाजीवाद का उदय और इटली में फासीवाद का उदय, एक तो ये गुट बन गया, तो एक बन गए, एक गुट बना। यहां पे है मित्र देश, ठीक है, कौन है मित्र देश? वही इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, मूल रूप से ये मित्र देश एक धुरी है। दूसरा है अपमानित जर्मनी, ठीक, अपमानित जर्मनी, ये एक दूसरा गुट है जो एक दूसरे के खिलाफ अब काम करेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा ध्रुव भी है, और वो तीसरा ध्रुव अब बन गया है किसका? सोवियत संघ का। सोवियत संघ का बात समझ गए? यही रूस है ना, सोवियत संघ। 1917 की क्रांति, ठीक है, 1917 की क्रांति, ठीक है। तुम लोग कमेंट्स नहीं, धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो बच्चे, सब आ रहा है। ये खत्म हुआ, वो शुरू हुआ, सब आएगा, कहानी वही आने वाली है। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई धीरे धीरे स्टोरी चलेगी आगे। अब देखो यहां पर मित्र देश और इनके बीच में भी झगड़ा है, यानी बनाम मित्र देश बनाम जर्मनी, ये लड़ाई बन जाएगी। ये जो मित्र देश है, ये है कौन? ये दरअसल है पूंजीवादी राष्ट्र। जर्मनी भी क्या है? पूंजीवादी राष्ट्र। लेकिन यहां पर सोवियत संघ बन गया है समाजवादी राष्ट्र, ठीक है, समाजवादी राष्ट्र। तो क्या हुआ? एक लड़ाई मित्र देश इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका बनाम जर्मनी, लेकिन एक लड़ाई पूंजीवादी मित्र देश बनाम सोवियत संघ, और एक लड़ाई पूंजीवादी राष्ट्र जर्मनी बनाम सोवियत संघ, यानी एक त्रिगुट बन गया। अगर हम यूरोप की अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद की पूरी भूमिका देखें तो प्रथम विश्व युद्ध अब 3 इक्वेशंस पर टिका हुआ है। पहली इक्वेशन मित्र देश बनाम जर्मनी, और दूसरी इक्वेशन जो है इन दोनों की शत्रुता समाजवादी सोवियत संघ के साथ में, ठीक है। अब जरा लिखो, अब इसको लिखेंगे। इसको नहीं ड्रॉ किया हो तो कर लो जरा, फिर इसमें कुछ दूसरा वाला भी ड्रॉ करो, फिर लिखें आगे। लिख लो बेटा, लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूं। बिल्कुल धुरी राष्ट्र वही है बेटा, ट्रिपल अलायंस, ठीक है, जर्मनी वाला, एक्सिस पावर्स जिसको कहते हैं। बना लो, समझ आ गया? बिल्कुल, दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया दे रहा तुमको। लिखो, इसको बना लिया ना। अब यहां आ जाओ वापस, इस पे इसको भी ड्रॉ कर लो। संधि के अलावा और कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। हम लोगों ने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया था, याद रखो, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज है। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध से जो भी आने वाले हैं वो वर्साई की संधि से के अलावा और संधियों से नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलो, अरे रासपुतिन जरीना विवाद ये सब कहीं नहीं आने वाला, इतना डीप हिस्ट्री नहीं आने वाला, पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, ठीक है ना। पैदा हो रही है क्यों? आखिर दोनों रूस को समाप्त करना चाह रहे हैं, तभी बात करेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है कहानी। चलो अब देखो, लिखना शुरू करो। ये पहले तो ये बता दूं, मैंने कहा कि 14 से 45 लगभग 30 साल हुए। तो कुछ लोगों को कहना है कि जो विश्व युद्ध 14 में शुरू हुआ था वो 45 में खत्म हुआ, यानी बीच में खत्म हुआ ही नहीं, इसलिए इसको 30 वर्षीय युद्ध कहना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि यह युद्ध चल रहा था, लेकिन 18 से 39 के बीच में हथियारों से लड़ाई नहीं हुई,
यानी 20 साल लगभग युद्ध विराम रहा। अभी लिखवाएंगे तो समझ जाओगे। चलो अब लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो इसके नीचे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और बाद में जर्मनी के भीतर ठीक है, 2 गोल में सम्मेलन नहीं है हरिश्चंद्र, 3 गोल में सम्मेलन है बेटा, 2 नहीं है 3 है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई फोकस करो लिखने पे, वरना मैं कमेंट्स तुम्हारे देखता रहूंगा। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और बाद में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन यूरोप और विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण है, प्रोग्राम लगाना फिर लिखना पहला, उसके नीचे अगली लाइन से पहला। वर्साई की संधि ने जर्मनी को जर्मनी के भीतर से क्या है, मैं कमेंट सब देखूंगा नहीं, तुम लोगों के कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। ठीक है, थोड़ा मुझे लिखने दो, लिखवाने दो। ठीक है, ये जो मैंने सेंटेंस बोला उसको लिख लो। ठीक है, जर्मनी के भीतर पराजय का अपमान और दंश भर गया। ठीक है सुप्रिया, लिखो बेटा, मैं कमेंट्स अपनी तरफ से चैट बॉक्स बंद ही करवा दूंगा, तभी बढ़िया से लिखवा पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अपमान और दंश चुभ गया या पैदा हो गया। जर्मनी सिर्फ पराजित ही नहीं एक राष्ट्र के तौर पर अपमानित हुआ, परंतु पेरिस शांति सम्मेलन में सिर्फ पराजित देशों ही नहीं बल्कि विजित देश भी असंतुष्ट हुए। इटली को लंदन संधि की शर्तों के मुताबिक ठीक है, ये अमीषा का कमेंट है, हट मैं नहीं लिखूंगी, रिपीट। ठीक है बेटा, ये हट मैं नहीं लिखूंगी। ठीक, तुम्हारे कमेंट्स में कभी कभी इसीलिए नहीं देखता हूं, अरे कोई एक लाइन इधर उधर हो गई, तुम्हारे कमेंट्स की वजह से ही लाइंस जो है इधर उधर हो जाती है। ठीक है, सब कचरा हो गया। ठीक है, सलीम रजा खान सब कचरा कर दिया। किसने कचरा कर दिया? कचरा किसने कर दिया? अमीषा, हट मैं नहीं लिखूंगी और सलीम सब कचरा कर दिया। नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। ठीक है, ये दोनों बातें बोलो कमेंट में, हट मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, एक लाइन और तुम्हारे कमेंट्स की वजह से। ठीक, इतनी मेहनत करो, उसके बाद में क्लास के अंदर कोई हट, लेकिन ये तरीका नहीं है। ठीक है, चरा बचरा नहीं है, आराम से कमेंट्स, अब मैं कमेंट्स कैसे सरल ढंग से, थोड़ा सा वहां भी हम टीचर को ये नहीं तेज लिखो, कुछ कहेंगे। ठीक, चलो मैं आप कमेंट नहीं देख रहा, एक सेकंड रुको, मैं कमेंट बॉक्स अपने सामने से डिलीट करवाता हूं, उसके बाद लिखवाऊंगा। अब ये सजा तो मिलनी चाहिए, जो लिख सके लिखे, जो छोड़े, जिसका छूट जाए छूट जाए। ठीक है ना, मैं अपना कमेंट बॉक्स बताता हूं, ये एकदम क्लियर है, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि ना जितना लिबरल टीचर होता है उतने ही बच्चों का मन बढ़ जाता है। तुम लोग भी मुझे वैसे बना रहे हो। आज के कमेंट से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं, एक लाइन के 4 सेंटेंस छूट गए, तुमको लग रहा है सर कचरा हो गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, मैंने कमेंट बॉक्स हटवा दिया। ठीक, छुट्टी है, जिसका छूट रहा है अब वो बैक जाएगा, मेरी परवाह नहीं है बेटा, मुझे चिंता नहीं करनी। ठीक, स्लो कर दीजिए, देखो जाओ। ठीक है, कभी कभी सामूहिक दंड जो है ऐसे भोगना पड़ जाता है। इतने सारे कमेंट्स हैं, तुम्हारे डाउट्स हैं, कोई डाउट लिख रहा होता है, कोई कमेंट लिख रहा होता है, कोई प्रभाव के पीछे जा रहा है, कहीं कुछ और बात हो रही, हजार चीजें तुम चाहते हो कि तुम्हारा टीचर तुमसे बात भी करे, तुम्हारे सारे एस्पेक्ट्स को समझाए भी, जब तुम कहो तो 2-2 बार 3-3 बार समझाए, वो लिखवाए भी, तुमको जो है ना सब कुछ बता दे, ताकि तुम्हारे जो है तुमको अपने आप से कुछ भी ना करना पड़े। बेटा कोई नहीं कर सकता। तो मैं आज आहत हूं,
मुझे खराब लगा। पेरिस शांति सम्मेलन में केवल पराजित देशों ही नहीं बल्कि विजित देश भी असंतुष्ट हुए। फिर हमने बोला था इटली इसलिए असंतुष्ट हुआ क्योंकि उसे लंदन की संधि के अनुसार यूरोप और अफ्रीका में लंदन की संधि के अनुसार यूरोप और अफ्रीका में औपनिवेशिक विस्तार नहीं मिला। औपनिवेशिक विस्तार नहीं मिला। अगला पॉइंट, इटली और जर्मनी में तानाशाही का उदय हुआ तथा यूरोप में परिस्थितियां प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा खराब होती चली गईं। यूरोप में परिस्थितियां प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा या से भी ज्यादा खराब होती चली गईं। अगला पॉइंट लिखना, इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि ने अपने घोषित उद्देश्यों के अनुरूप शांति की स्थापना नहीं की बल्कि यूरोप में अशांति के बीज बो दिए। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व युद्ध एक 30 वर्षीय युद्ध था जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ब्रैकेट में 1914 जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ब्रैकेट में 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक अनवरत चलता रहा। पूर्ण विराम, आगे लिखो। कुछ अन्य विश्लेषकों के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति ब्रैकेट में 1918 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ ब्रैकेट में 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ ब्रैकेट में 1939 तक एक 20 वर्षीय युद्ध विराम स्थापित रहा। यानी हथियारों से युद्ध नहीं लड़े गए परंतु युद्ध की परिस्थितियों का कभी अंत नहीं हुआ। यानी युद्ध की परिस्थितियों का कभी अंत नहीं हुआ। अब एक डालो यहां पर रूसी हेडिंग डाल देना। ये तो बना ही चुके होगे पहले, नहीं बनाया तो अब बनाओ, अगर वहां पहले बन गया कोई दिक्कत नहीं। रूसी क्रांति का यूरोपीय राजनीति, यूरोपीय व वैश्विक
राजनीति पर प्रभाव, रूसी क्रांति का यूरोपीय व वैश्विक राजनीति पर प्रभाव। ठीक है, प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? दरअसल ये नई इक्वेशन बन गई है और वो इक्वेशन अब जो है एक बड़ा खतरा दिखाई देती है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो कुछ घटित हो गया उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया बनी और बटी उसको निर्धारित किया, और उसके पीछे ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब लिखो जरा, 1917 की रूसी क्रांति ने 1917 की रूसी क्रांति ने पूंजीवाद के विकल्प में समाजवादी राज्य की स्थापना को साकार कर दिया था। रूसी क्रांति दुनिया की पहली सफल क्रांति थी, परंतु कम्युनिस्ट क्रांतियों के प्रयास यूरोप में पिछले 50 सालों से चल रहे थे। 50 सालों से चल रहे थे। ठीक है, चल रहे थे। समाजवाद ने पूंजीवाद की एकमात्र वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दी थी। पूर्ण विराम। पूंजीवाद बनाम समाजवाद का यह संघर्ष 1917 के बाद यूरोप और विश्व की राजनीति का एक और महत्वपूर्ण आयाम बन गया। रूस ने रूसी क्रांति के बाद प्रथम विश्व युद्ध से स्वयं को बाहर कर लिया था। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र देशों के सामने अब दो चुनौतियां थीं। ठीक है, ऐसे करके हाइफन लगाना। अब दो चुनौतियां थीं और फिर इंडेंट बुलेट पॉइंट में चले जाना, थोड़ा अंदर से जाकर के बुलेट पॉइंट लगाना। ठीक है, दो चुनौतियां थीं। मैं इसलिए आज हर्ट हूं कि मेरी यही स्टूडेंट्स हैं, आप ही लोग हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग भी हैं, आपके बैचेस के अंदर ये सब डिस्कस हुआ है। अभी जो दूसरे बैचेस पढ़ा रहा हूं, बच्चे कहते हैं सर मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नोट्स देख करके एकदम बोलते हैं यार क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम, बहुत अच्छे नोट्स हैं तुम्हारे। ठीक है, कल किसी बच्ची ने तुम्हारी क्लास में लिखा या किस क्लास में लिखा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में उसके बाबा है प्रोफेसर है, उन्होंने नोट्स देखे, बोले यार बहुत बढ़िया नोट्स है। धीरे धीरे बोलता हूं, कमेंट्स में फिर से बोल दीजिए सर, बैक करके समझा दीजिए, इसलिए कमेंट खोलता हूं। तुम्हारे सवाल क्या है, तुम्हारी चिंताएं क्या है, इसके लिए कमेंट बॉक्स खोलता हूं। ठीक है ना, एडवर्स कमेंट्स के लिए थोड़ी ना कमेंट बॉक्स खोलता हूं बच्चे। मुझे पता है कि तुम सब बहुत खुश रहते हो, आज मैं हर्ट हो गया। मैं तुमको बताऊंगा इंडेंट बनाओ, बुलेट पॉइंट बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, तो कैसे तुम्हारी कॉपी डिजाइन करनी वो कोशिश कर रहा हूं। एक सेंटेंस में इधर से उधर हुआ, सब कचरा हो गया, सब प्रेजेंटेशन आ गया। अब लो, अब करो भाई। ठीक है, चलो इंडेंट बुलेट पॉइंट लिखो। पहला, दो चुनौतियां थी। पहला लिखो, जर्मनी को एक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शक्ति बनने से रोकना, साम्राज्यवादी महाशक्ति बनने से रोकना या साम्राज्यवादी शक्ति बनने से रोकना। दूसरा लिखना, नंबर टू
रूसी क्रांति को विफल बनाना और समाजवादी क्रांति के वैश्विक प्रभाव को समाप्त करना। ठीक है, वैश्विक प्रभाव को समाप्त करना। अब नॉर्मल बुलेट पॉइंट पर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है ना, यहां पर क्या है, हम लोगों ने अभी तक क्या बात की, हम लोगों ने कहा कि ये लड़ाई है पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद की लड़ाई हो गई। अभी यहां पर पूंजीवाद के साथ कौन है, पूंजीवाद के साथ में है इंग्लैंड, सबसे बड़ा अभी पूंजीवाद का पहरुआ। ठीक है, और हम देखेंगे धीरे धीरे, देखते देखते इंग्लैंड की जगह ले लेगा यूएसए या अमेरिका। दूसरी तरफ समाजवाद यानी यूएसएसआर या सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ। ये जो देश है पूंजीवादी देश जो है ना, उनके अंदर कौन बैठा हुआ है, ये दबाव बनाने के लिए कि यूएसए को ज्यादा हद से आगे नहीं बढ़ने दे, यूएसएसआर को हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। इसका दबाव कौन दे रहा है, पूंजीपति। और पूंजीपति आकर के राज्य के साथ हाथ मिला रहे हैं कि किसी भी तरीके से यूएसएसआर को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखो, अगला पॉइंट लिखो, पूंजीवाद बनाम समाजवाद की इस लड़ाई में, पूंजीवाद बनाम समाजवाद की इस लड़ाई में पूंजीवादी देशों का पूंजीपति वर्ग राजनीति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, राजनीति को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। इसलिए पूंजीवादी देशों ने सोवियत संघ के भीतर चल रहे गृह युद्ध में न सिर्फ संसाधन भेजे, यानी पैसा, रुपया, रसद, पानी, अंतरराष्ट्रीय समर्थन सब भेज दिया, अपितु बोल्शेविकों के विरुद्ध लड़ रही श्वेत सेना में के समर्थन में अपने सैनिक तक भेज दिए। ठीक है, इसी में एक चीज और लिख लो फिर आगे बढ़े। इसी के साथ साथ दुनिया भर में रूसी क्रांति और समाजवाद के विस्तार को रोकने के लिए घेराबंदी की जाने लगी। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी समझो फिर आगे बढ़ेंगे। नेता कौन है भाई, व्लादिमीर इलिच लेनिन की हो जाती है 1924 में मृत्यु। जब तक लेनिन जिंदा है सारे नेता नंबर 2 के नेता है। नंबर 2 से मतलब नंबर 2 कालाबाजारी वाला नहीं, मतलब सेकंड रैंक लीडर्स हैं। लेनिन की जब मृत्यु हो गई तो यहां पर 2 नेता बचे। ठीक है, यहां पर बचे 2 नेता, एक है ट्रॉट्स्की भी लिखते हैं और ट्रॉट्स्की भी लिखते हैं। ठीक है ना, और दूसरी तरफ है जोसेफ स्टालिन। अब ये 2 नेता यहां पर रूस के अंदर नंबर 2 के नेता हैं। लेनिन के बाद सबका यही मानना था कि ट्रॉट्स्की ही नेता बनेंगे, लेकिन स्टालिन जो है वो नेता बन गए और स्टालिन वर्सेस ट्रॉट्स्की की भी लड़ाइयां यहां पर शुरू हो गई, यानी क्रांति के अंदर ये लड़ाइयां शुरू हो गई। मजेदार बात क्या है कि ट्रॉट्स्की कह रहे हैं कि जैसे रूस में क्रांति हुई है ऐसे ही एक विश्व क्रांति भी होनी चाहिए, या दुनिया के सभी देशों में क्रांति होनी चाहिए। स्टालिन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कार्यभार या जिम्मेदारी रूसी क्रांति की रक्षा है, क्योंकि स्टालिन का मानना है कि पूंजीवादी देश रूसी क्रांति जो है
उसको बहुत लंबे समय तक चलने नहीं देंगे। तो जो स्टालिन की जो समझ है और जो ट्रॉट्स्की की समझ है वो थोड़ी सी अलग है। रूसी क्रांति की रक्षा करो, पूंजीवादी देश बहुत दिनों तक जीने नहीं देंगे। और ट्रॉट्स्की कह रहे हैं कि रक्षा तभी हो पाएगी जब पूरी दुनिया में समाजवाद आ जाएगा, इस प्रकार की क्रांतियां हो जाए। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए, दोनों की अपनी अपनी राय है, कौन सही क्या गलत इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन इससे हुआ क्या इसके बीच में कि रूसी क्रांति, ठीक है, के विचारों का अंतरराष्ट्रीय विस्तार हो गया। मतलब अगर कहीं पर रूस से मदद नहीं भी मिली है, वहां पर भी विचार पहुंच गया। जैसे भारत, ठीक है, यूरोप के अंदर तो पहुंच ही गया, जैसे फ्रांसीसी क्रांति का विचार पहुंच गया, वैसे रूसी क्रांति का विचार पहुंच गया। लेकिन पूंजीवाद ने तुरंत अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, ठीक है ना, बदलना शुरू कर दिया। और अमेरिका से एक अवधारणा आती है जिसको कहते हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो पश्चिमी यूरोप बच गया, अमेरिका बच गया, लेकिन बाकी सब जगहों पर समाजवादी या तो राज्य बन गए या बहुत सी जगहों पर समाजवादी बहुत प्रभावी होकर के उभरे, ठीक है, बहुत प्रभावी होकर के उभरे। तो यहां पर यह अंतरराष्ट्रीय विस्तार जो है वो थोड़ा सा घबराहट पैदा करने वाला है। किसके लिए? मित्र राष्ट्रों के लिए। और इसी वजह से तुम देखोगे कि भले प्रथम विश्व युद्ध में यूएसएसआर अमेरिका साथ में लड़े और इंग्लैंड साथ में लड़े, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इंग्लैंड अमेरिका और यूएसएसआर साथ में लड़े, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा सबके सब अमेरिका के नेतृत्व में केवल यूएसएसआर से लड़ने लगेंगे। तो यहां पर यह प्रभाव फिट होता है। इसमें लिखना शुरू करो, जरा इसमें लिखना शुरू करो, लिखो। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस में, सोवियत संघ में उत्तराधिकार और क्रांति को लेकर ट्रॉट्स्की और स्टालिन के बीच विवाद शुरू हो गया। ट्रॉट्स्की का मत था कि दुनिया के अन्य देशों में भी रूसी क्रांति जैसी समाजवादी क्रांतियां होनी चाहिए तथा सोवियत संघ को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जबकि स्टालिन इस मत के विरुद्ध थे और मानते थे कि रूसी क्रांति की रक्षा करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट लिखो। बहरहाल लेनिन के बाद स्टालिन रूस की सत्ता पर काबिज हो गए। लेनिन के बाद स्टालिन रूस की सत्ता पर काबिज हो गए और उन्होंने ट्रॉट्स्की की हत्या मैक्सिको में करवा दी। ट्रॉट्स्की की हत्या मैक्सिको में करवा दी। क्रांति को बचाने की सनक में स्टालिन ने सोवियत संघ में आतंक का राज्य कायम कर दिया। ठीक है, जिसे द ग्रेट पर्ज कहा जाता है। होता क्या था? द ग्रेट पर्ज, इसका हिंदी हुआ महान सफाया। मतलब सफाई अभियान चला दिया इन्होंने, वहां पे स्वच्छता अभियान चला दिया। ठीक है, जिसे द ग्रेट पर्ज या महान सफाया कहा जाता था। इसी में एक लाइन और लिख दो। 1936 से 38 के बीच 1936 से 38 के बीच
इस अभियान में लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से स्टालिन का जो प्रभाव बना कि स्टालिन तानाशाह बन गया, तो कम्युनिस्ट जो पूरा विचार था, उस विचार में क्या था कि राज कौन करेगा, सर्वहारा। तो लेनिन और मार्क्स ये मानते थे कि सर्वहारा का अधिनायकत्व, अधिनायकत्व का मतलब क्या होता है, तानाशाही। तो सर्वहारा तो बहुत बड़ा क्लास है, वर्ग है, उसका कोई एक नेता कोई प्रतिनिधि होगा, वो अपने आप को मान लेगा सर्वहारा। तो कम्युनिस्ट सत्ताओं के भीतर से तानाशाहियों का उदय भी होने लगा। आज तुम लोग उत्तर कोरिया को लेकर के बहुत सारा मजाक बनाते हो, है ना, दरअसल ये वहीं से निकली प्रवृत्ति है। ठीक है, और दुनिया में तमाम सारी जगहों पर कम्युनिस्ट सरकारें तानाशाही सरकारें बन गई। तो लिखो इसको। ठीक, स्टालिन की इस प्रवृत्ति ने दुनिया भर में कम्युनिस्ट सरकारों को आगे चलकर तानाशाही सरकारें बनने के लिए प्रवृत्त किया। ठीक है ना, प्रवृत्त किया। अब देखो यहां पर एक चीज देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूस कहां गया, कहां किसको अपना समर्थन दिया नहीं दिया, ये सब अलग बात, लेकिन विचार बहुत ही तगड़ा था, और विचार तगड़ा था इसलिए उसकी गूंज सुनाई दी बहुत दूर तक। ठीक है, तो ये जो चीज थी, इसलिए क्या हुआ कि या तो सीधे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टियां बनी, कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं बनी तो समाजवादी पार्टियां बनी, और समाजवादी पार्टियां भी नहीं बनी तो जो पार्टियां बनी उनके अंदर समाजवाद किसी न किसी तौर पर स्थापित रहा। यह था जो जिसको कहते हैं ना कि विचार का दम है ना। ठीक है, तो भले क्रांतियां बहुत सी नहीं हो पाई हो, सफल नहीं हो पाई हो, लेकिन समाजवाद बेहद शक्तिशाली विचार बन गया, और उसका गहरा वैश्विक प्रभाव पड़ा, भारत पर भी बहुत अधिक। तुम लोग आज अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्दों को शामिल किए जाने पर जो विवाद चल रहा है उसको देख रहे हो, और उसमें से एक शब्द समाजवाद भी है। ठीक है ना, ये महत्व आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इतना गहरा प्रभाव कि पहले ही समाजवाद था, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में बाद में इंदिरा गांधी ने समाजवाद जोड़ दिया, वो शब्द जोड़ दिया। ठीक है, अब जरा इस पर एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, एक बॉक्स बना दो फुल पेज का, और जरा 2-3 मिनट का, 12-12 हुआ है, 3 मिनट में मैं वापस आ रहा हूं 12-15 से। ये बॉक्स बनाओ, फिर बॉक्स के अंदर लिखना शुरू करेंगे। हम लोग लिख रहे हैं, समाजवाद के विचार ने दुनिया के शोषित वर्गों ब्रैकेट में लिख देना, श्रमिकों एवं किसानों, शोषित वर्गों के लिए शोषण मुक्त समाज का सपना दिखाया। धीरे धीरे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच यह एक मुक्ति प्रदान करने वाला विचार बना। जैसे औरतें, समाजवाद के भीतर से महिला मुक्ति का भी प्रश्न बना, तो दुनिया भर में मुक्ति के प्रश्न आने लग गए। ठीक है,
ठीक है, मुक्ति प्रदान करने वाला विचार बना। सिनेमा, संगीत, साहित्य, सिनेमा, संगीत, साहित्य, शिक्षा, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से समाजवाद ने पूंजीवाद को चुनौती दी, पूंजीवाद को चुनौती दी। यूरोप के भीतर जर्मनी, इटली तथा मध्य व पूर्वी यूरोप में मध्य व पूर्वी यूरोप में सशक्त यानी मजबूत सशक्त कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हुई। सशक्त कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हुई। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया तथा सुदूर पूर्व एशिया तक, समाजवाद एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया। अगला पॉइंट लिखो जरा, भारत पर थोड़ी सी बात कर लो अलग से। जैसा भारत में हुआ वैसा दुनिया के कई देशों में हुआ है, ठीक है। भारत में 1920 के बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई है ना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रयास शुरू हो गए और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत में श्रमिक आंदोलन का, ठीक है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट है ना, श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। इसके अतिरिक्त नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम एन रॉय आदि ने समाजवाद को भारत में बहुत लोकप्रिय बनाया। रूसी क्रांति ने भगत सिंह के क्रांतिकारी नौजवान पीढ़ी को भी, भगत सिंह की क्रांतिकारी नौजवान पीढ़ी, भगत सिंह उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, भगत सिंह की क्रांतिकारी नौजवान पीढ़ी को भी अनुप्राणित किया थोड़ा कठिन शब्द है, प्रेरित किया लिख सकते हो, बार बार प्रेरित लिख रहे थे तो अनुप्राणित बोल रहा हूं, अनुप्राणित किया। जैसे तुमको याद है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA था, उसमें क्या जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन लिखो। जैसे 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में समाजवाद शब्द जोड़कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया। अगला पॉइंट लिखना, गरीब जनता के प्रति राज्य की पक्षधरता, यानी राज्य जो है
वो गरीब जनता की ज्यादा चिंता करेगा। ठीक है, गरीब जनता के प्रति राज्य की पक्षधरता स्वाधीनता संग्राम की या स्वाधीनता संग्राम का मूल्य बन गई, जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। 76वां संविधान संशोधन, तुम लोग जानते हो, पॉलिटी करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ ही रहे होगे। अगला पॉइंट लिखो, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अर्थव्यवस्था का मिश्रित मॉडल पूंजीवाद व समाजवाद का मिश्रण था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मामले में पहले सोवियत संघ और फिर रूस, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, अभी होगा आगे चल के, और फिर रूस भारत के विश्वस्त सहयोगी इसी जुड़ाव की वजह से बने। ठीक है, इसी जुड़ाव की वजह से बने। अब देखो, यहां से तुमने क्या देख लिया कि एक जंग यहां से ही शुरू हो गई है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आगे बढ़ जाएगी। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी कि केवल मित्र देश नहीं लड़ रहे, जर्मनी भी लड़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम, एक बात करते हैं पहले इटली की और फिर जर्मनी की। ठीक है, इटली देखो, प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो कुछ जगहों पर पहले और कुछ जगहों पर खत्म होने के बाद राजतंत्र समाप्त हो गया, और राजतंत्र समाप्त होने के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। ऐसा कहा गया कि दुनिया के सारे देशों में जो बवाल है उसकी एक जड़ राजतंत्र में छुपी हुई, लोकतंत्र की स्थापना कर दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो लोकतंत्र है ये क्या रहा? अस्थिर लोकतंत्र था। अस्थिर लोकतंत्र, कहते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें गहरी होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें तो गहरी है नहीं। अचानक से लोकतंत्र वहां पर विचारधारा के तौर पर थोप दिया गया है। ठीक है, विचारधारा के तौर पर थोप दिया गया, तो लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर अस्थिर लोकतंत्र है। ठीक है, यह बात केवल इटली के लिए ही लागू नहीं है। जब बात कर ही रहे हैं तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इटली और जर्मनी दोनों के साथ में यह केस है। ठीक, इटली में भी यही सच है और जर्मनी में भी यही सच है। ये दोनों देशों का एक है, लोकतंत्र स्थापना हो गई, अस्थिर लोकतंत्र है। लेकिन ये जो लोकतंत्र है, मित्र राष्ट्र लोकतंत्र की स्थापना पर जोर क्यों दे रहे हैं? इंग्लैंड एक पूंजीवादी देश है, फ्रांस एक पूंजीवादी देश है। इंग्लैंड में लोकतंत्र ऐतिहासिक रूप से स्थापित है, जो पूंजीवाद के साथ बढ़िया से चल रहा है, जहां लेबर पार्टी और समाजवाद को भी लोकतंत्र अपने जो है दायरे में ले आता है। फ्रांस की क्रांतियां हो रही हैं, क्रांतियां धीरे धीरे जो है वो लोकतंत्र की ओर बढ़ जाती है। तो क्रांतियां, जनता जब अपने हाथ में क्रांति को ले लेती है तो वो जनता के लिए लोकतंत्र बन गया। तो फ्रांस में भी लोकतंत्र है। अमेरिका 1776 में ही लोकतंत्र बन गया है। तो जो पूंजीवादी देश है, उन पूंजीवादी देशों में जो शासन की प्रणाली है वो लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में मामला सेटल हुआ, हर जगह पर उन्होंने कहा कि सारी समस्या का एक इलाज लोकतंत्र कब से स्थापित कर दो। लेकिन एक होता है ना कि किसी चीज की जड़ें गहरी हो, धीरे धीरे उसका अंदर से विकास हो, और किसी चीज को बाहर से थोप दिया जाए। तो एक तो जर्मनी में लोग नाराज बैठे, इटली में लोग नाराज बैठे, गुस्साए बैठे, और जब लोकतंत्र मित्र राष्ट्र जो है वो वहां पर थोप रहे हैं तो जनता लोकतंत्र को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेगी। अब दूसरी समस्या एक और बड़ी है, जनता कब नाराज होती है? जब आर्थिक संकट गहरा हो जाता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको देखनी है, वो है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गंभीर आर्थिक संकट है, गंभीर आर्थिक संकट है। और इस आर्थिक संकट से
इटली को गुजरना पड़ रहा है क्योंकि वो भी युद्ध में शामिल था, पहले जर्मनी की ओर से, बाद में जर्मनी के विरुद्ध। लेकिन पाला भी बदला, नीयत भी खराब की और हाथ भी कुछ नहीं आया। तो ये खिन्न है कि अगर ऐसा हो जाता तो हम ये कर पाते, तो वो हम कर पाते। तो एक तो लोकतंत्र के लिए ये नाराजगी बन गई इटली पे। जर्मनी में तो ये नाराजगी है कि हम तो पहले ही मरे जा रहे थे और तुमने हमारी और जान ले ली। ठीक है, इतने सारे क्षेत्र छीन लिए, हमारे अल्सास लोरेन वगैरह हमने बड़े मुश्किल से छीने थे, वो भी छीन लिए। ठीक है, इसके बाद आपने हमसे उपनिवेश सारे छीन लिए, आपने हमारे औद्योगिकरण की सीमा लगा दी, कच्चा माल की आपूर्ति बंद हो गई, इतना ज्यादा आर्थिक मुआवजा लगा दिया, हम तो मर गए। तो यहां पर क्या होगा, यहां जर्मनी में भी जो लोकतंत्र स्थापित किया मित्र राष्ट्रों ने, उससे नाराजगी बनेगी। तो अस्थिर लोकतंत्र और प्लस क्या हो गया, ये गंभीर आर्थिक संकट, ये दोनों चीजें अभी आकर के आपस में मिल जाएंगी, गुथ जाएंगी। और जब मिलेंगी यहां से, तब यहां खेल जो है बहुत बुरी तरीके से शुरू हो जाएगा। आर्थिक संकट है क्यों भाई? जाहिर सी बात है, आर्थिक संकट इसलिए है क्योंकि जो है आर्थिक साधनों का भारी विनाश हुआ है, आर्थिक संसाधनों का भारी विनाश, हर किसी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। सारे यूरोप के जो देश बर्बाद हुए हैं, पुनर्निर्माण का अत्यधिक खर्च है। जो विनाश हुआ है उसके बाद हमको पुनर्निर्माण करना पड़ रहा है, उस पर अत्यधिक खर्च हुआ है। हथियार, तकनीक व रक्षा तंत्र के विकास में बहुत ज्यादा खर्च हुआ है। ठीक है, यूरोप के देशों पर भारी ऋण है, और ये ऋण मजेदार बात क्या है, कौन दे रहा है? अमेरिका का। अमेरिका दे रहा है इन सबको भारी भारी कर्जा। अमेरिका बहुत देर में युद्ध में शामिल होता है। ठीक है, बहुत देर में युद्ध में शामिल होता है, और जब वो युद्ध में शामिल होता है उसके पहले सबसे कहता है कि हम तुमको पैसा का कमी नहीं होने देंगे, कर्जा ले लेकर के आपस में झगड़ा करते रहो। ठीक है, कर्जा दिया, मित्र राष्ट्रों को खूब कर्जा दिया। ठीक है, तो सब पर भारी कर्जा है। इटली जर्मनी, इटली को भी कर्जा दिया, लेकिन जर्मनी जो है उसको कर्जा नहीं दिया। यहां से प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि अमेरिका ने कर्जा दिया और यूरोप की बड़े बड़े दादा लोगों ने कर्जा लिया, तो अमेरिका अब दुनिया का नया दादा बनेगा। हमारे यहां जब झगड़ा कभी होता है तो कहा जाता है हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं, हम क्या तुम्हारा कर्जा खाए हैं। तो ये जो कर्जा खाए हैं शब्द है ना, वो समझ लो यहां पर है। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध तक दुनिया का मेजर प्लेयर, अमेरिका भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, लेकिन तिहाई दुनिया पर कब्जा। अमेरिका का कर्जा एक बार जब ले लिया तो अमेरिका का धीरे 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 पिछलग्गू बन जाएगा। ये क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पावर। दुनिया कौन चलाएगा? पहले ब्रिटेन का मैं। अब प्रथम विश्व युद्ध में ही अमेरिका कहेगा कि मैं दुनिया चलाऊंगा। तो दुनिया पर प्रभुत्व का एक तरीके से नया चरण शुरू हो रहा है। आज क्या देख रहे हो? ब्रिक्स के साथ झगड़ा प्रभुत्व का चरण है। अमेरिका ने यहां पर दुनिया पर कब्जा जमाना शुरू किया और हाल के दिनों तक कब्जा रखा, लेकिन अब हमारा चचा ट्रंप आ गया है, जिसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमसे जिंदगी भर घबराती रहेगी। हम जो गीदड़ धमकी देंगे दुनिया मान लेगा। भाई बड़े बड़े लद गए, एक से एक लोग आए चले गए, अब तुम क्या हमेशा जो है गुंडा रहोगे ना? यहां पर नई ताकतें उभर रही हैं, तो नई ताकतें तुमको चुनौती देंगी। खैर, तो यहां पर क्या होता है कि ये भी एक ट्रांसफर निकलना शुरू होता है। ठीक है, तो एक बार ये जो इससे क्या हुआ, इसके बीच यहां पर अस्थिर लोकतंत्र है, आर्थिक संकट है, और इसके बीच में भैया एक समस्या और है, और वो समस्या क्या है? वो है समाजवाद का प्रसार। समाजवाद का प्रसार। और ये क्या हो रहा है? इटली व जर्मनी में, ठीक है, समाजवादी आंदोलन। अब देखो, या तो लोकतंत्र से काम चले और लोकतंत्र जो है सुलझा ले जाए आर्थिक संकट को, या तो लोकतंत्र सुलझा दे, वरना दूसरा रास्ता यही बचा है कि समाजवादी क्रांति हो जाए। तो आर्थिक संकट से निकल के यहां पर क्या हो जाता है कि एक हो जाता है खेल, और इस खेल में क्या होता है कि समाजवाद को रोकने के लिए जर्मनी और इटली में पूंजीपति वर्ग और तानाशाही तत्व आपस में आके मिल जाते हैं, तो लोकतंत्र को उखाड़ फेंकते हैं और यहां पर तानाशाही सत्ता की स्थापना हो जाती है। ठीक है, समाजवाद को रोकने के लिए, पूंजीपति प्लस तानाशाह आपस में जाते हैं मिल और कहते हैं कि अब हम लोकतंत्र को तो उखाड़ फेंकेंगे ही फेंकेंगे,
हम जो है आर्थिक संकट जो आया है उसका बदला भी लेंगे। यहां से वो पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है जिस पर आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो एक बार यहां पर जरा हेडिंग डालो, इटली व जर्मनी में, इटली व जर्मनी में फासीवाद व नाजीवाद के उदय की, फासीवाद व नाजीवाद के उदय की पृष्ठभूमि, की पृष्ठभूमि। ठीक है, लिखो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली और जर्मनी में अस्थिर लोकतंत्र स्थापित हुआ, अस्थिर लोकतंत्र स्थापित हुआ। यहां इन देशों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं थी, इन देशों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं थी और लोकतंत्र को उन पर थोप दिया गया था। अगला पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप सहित दुनिया को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया था, गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया था। ठीक है, आर्थिक संकट में डाल दिया था। और उसके बाद ये, इसको लिख लो जरा, ये चारों पॉइंट। ठीक है, ये चारों पॉइंट ऐसे जोड़ दो इसमें, आर्थिक संकट में डाल दिया था, हाइफन लगाना यहां पे, और उसके नीचे चारों पॉइंट लिखो। लिख लिया? चलो अब इसके बाद लिखो, वर्साय की संधि, वर्साय की संधि ने इन देशों पर बहुत गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे तथा इन लोकतांत्रिक सरकारों को ही, इन लोकतांत्रिक सरकारों को ही इन अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, इन अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। इसलिए जनता में लोकतांत्रिक सरकारों से लोगों में नाराजगी थी। अब देखो, इन्होंने समझौता किया है, इनको पालन भी करना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखो, लोकतांत्रिक सरकारों को इन संधियों का पालन भी करना अनिवार्य था। ठीक है, या लोकतांत्रिक सरकारों को इन संधियों का पालन भी करना ही पड़ता, ऐसे कर दो, करना ही पड़ता। अतः प्रथम विश्व युद्ध और पेरिस शांति सम्मेलन से उपजे आर्थिक संकट का समाधान लोकतांत्रिक सरकारों के पास नहीं था, लोकतांत्रिक सरकारों के पास नहीं था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, आर्थिक संकट और औद्योगिक संकट। ठीक है भाई, युद्ध के समय बहुत उत्पादन हुआ, उसके बाद उत्पादन समाप्त हो गया, उसके बाद उत्पादन हो गया खत्म,
तो क्या हुआ? अति उत्पादन था, युद्ध के समय बहुत खपत थी, खूब उत्पादन, लेकिन उसके बाद खट से उत्पादन समाप्त, एकदम युद्ध खत्म, उत्पादन खत्म, और उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध आ गए, मंदी आ गई। कल 1929 की मंदी के बारे में भी बात करनी पड़ेगी हमें, ठीक है? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जिसको पढ़ते हो, क्यों आई? यहीं से आई, कर्जा कर्जा। अभी देखना तुम, अति उत्पादकता, तो उससे क्या हो रहा? लिखो आर्थिक, कल इस पर जब बात करेंगे और समझ में आ जाएगा तुमको। आर्थिक और औद्योगिक संकट से श्रमिक असंतोष उपजने लगा, श्रमिक असंतोष उपजने लगा तथा समाजवादी पार्टियां काफी मजबूत हो गईं, समाजवादी पार्टियां काफी मजबूत हो गईं, ठीक है? मजबूत हो गईं। इससे जर्मनी और इटली के पूंजीपति वर्ग में, इससे जर्मनी और इटली के पूंजीपति वर्ग में घबराहट फैल गई कि हमारे यहां भी क्रांति ना हो जाए और हमको उखाड़ ना दिया जाए। घबराहट फैल गई और पूंजीपति वर्ग ने समाजवाद को रोकने के लिए उदारवाद, ठीक है? उदारवाद यानी लोकतांत्रिक सरकारें, ठीक है? उदारवाद ब्रैकेट में लिख लो, लोकतांत्रिक शक्तियां, उदारवाद का हाथ छोड़कर तानाशाही शक्तियों का दामन थाम लिया, ठीक है? तानाशाही शक्तियों का दामन थाम लिया तथा इटली, जर्मनी, स्पेन सहित यूरोप के कई देशों में तानाशाही सरकारों का उदय हुआ, ठीक है? इसको हमने क्रमिक रूप से समझा, पूरा बैकग्राउंडर कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद ऐसा क्या बदला कि जो हम लोगों ने जिससे शुरुआत की थी अपनी, जिस बात की कि भैया ये तो लग रहा है कि युद्ध कहीं समाप्त तो हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन ने शांति नहीं, स्थायी अशांति के बीज बोए थे, ठीक है? और वो अस्थायी जो शांति थी या स्थायी अशांति थी, उसकी वजह यही थी। और कल हम लोग इस पर आगे बढ़ करके देखेंगे कि कैसे ये असफलताएं हैं, और इन असफलताओं के बीच से कोई एक व्यक्ति निकलेगा जो कहेगा कि हमें मित्र देशों की बात नहीं माननी, हम अपने ऊपर लगे हुए जो प्रतिबंध हैं उनको खत्म करेंगे, हम अपने उपनिवेश बनाएंगे, अपना आर्थिक विस्तार करेंगे, अपनी भारी भारी सेनाएं बनाएंगे, यानी मित्र देशों को हम नहीं मानेंगे। और साथ ही में वो ये भी कहेगा कि हम कम्युनिस्टों को, समाजवाद को और रूस का भी अंत कर देंगे। दोनों जगह ये दो शत्रु आपको आमने सामने दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक? और आज जो क्लास के अंदर जो हुआ, अमीषा थी ना, और एक दूसरा बच्चा, उसका नाम मैं भूल रहा हूं क्योंकि वो कम कमेंट करता है, उसने जिस तरीके की इंपल्सिव कमेंट्स कर दिए, इंपल्सिव कमेंट्स वो होते ना कि बिना सोचे, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में करत हंसाए, ठीक? तो यहां पर थोड़ा गड़बड़ आज इंपल्सिव कमेंटिंग की वजह से हुई और मैंने आज आपका चैट बॉक्स बंद कर दिया, ठीक है? चैट बॉक्स के साथ और भी दिक्कतें क्या हो रही हैं कि जो मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वो सवाल तुम यहां से नहीं निकाल पाते। मैंने तुमको कहा है इस जैसे क्लास के अंदर पूरी परिस्थितियों को सरल से सरलतम ढंग से तुमको समझा देना विश्व इतिहास की क्लास का उद्देश्य। मॉडर्न इंडिया में मैं कहता था तुम लोगों को यही नोट्स ले जाओ बस हो जाएगा, 95% यही है, तो तुमको मैं पीपीटी, डिक्टेशन, फैक्ट सब कुछ लिखवाता था। लेकिन ये बेटा विश्व का इतिहास है, इस विश्व के इतिहास को हमें जिस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जो रिसेंट पैटर्न है उसमें सवाल कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, कभी कभी तो नहीं आ रहे हैं। तो जब नहीं आ रहे हैं सवाल या बहुत कम आ रहे हैं, तो एक तो हम बहुत ज्यादा उस पर मेहनत ना करें, लेकिन हमें एक बर्ड्स आई व्यू हमारे पास रहना चाहिए। बहुत डीप क्वेश्चंस की परवाह ज्यादा मत करो, ठीक? मैं इसलिए भी थोड़ा सा ये देखता हूं कि तुम लोगों को, तुम्हें जो है शीत युद्ध तक तुम रिलेशन ले पढ़ो, इसलिए जो है ले लेता हूं कि कहीं किसी का छूट गया, कोई पीछे रह गया, ठीक है, किसी नोट्स बन जाए। और उसी नोट्स में एक लाइन पर कमेंट्स की वजह से ही दिमाग भटकता है इतना, किसी जो है शब्द। लेकिन मेरी कोशिश नहीं होगे, बड़े हो जाओगे, ठीक? और शब्द जो है गड़बड़ हो गया, ठीक है? ठीक, मैं थोड़ा अलग तरीके का टीचर हूं।